इज़राइल को एक ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी का प्रोडक्ट बताया जाता है। अब ये ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी कहाँ से आई थी? तो एक जर्नलिस्ट ऑथर होते थे यूरोप में, यहूदी मूल के, जिनका नाम था थियोडोर हार्ट्ज़ल। और थियोडोर हार्ट्ज़ल देख रहे थे कि यूरोप में सदियों से, दशकों की भी बात नहीं, सालों की, वर्षों की भी बात नहीं, सदियों से, फॉर सेंचुरीज, द ज्यूज इन यूरोप वर अ विक्टिम ऑफ सिस्टमैटिक एंटी-सेमिटिक विलिफिकेशन कैंपेन्स। इंटरेस्टिंगली देयर वाज अ बंच ऑफ पोलिश ज्यूज जिनको जामनगर के राजा महाराजा ने पनाह दी थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। बहुत कम लोगों को ये बात पता थी, अभी रिसेंटली थोड़ा पॉपुलर होने लगा है, बिकॉज people have started talking about the role of India in the Second World War and how it was always a refuge for the Jewish community. आप ये देखिए, बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन सारी कंट्रीज के ऊपर कोई ना कोई इन्फ्लुएंस रखता था। सऊदी अरेबिया किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया। सऊदी अरेबिया नाम की कोई कंट्री नहीं थी, माइंड यू, नहीं, बिफोर वर्ल्ड वॉर 1। पैलेस्टीनियंस आर नॉट अरब्स एथनिकली, दे आर अरब स्पीकर्स बट दे आर नॉट अरब्स एथनिकली, दे आर फ्रॉम दीज अदर। सो बेसिकली असीरियन टाइप के लोग हैं। जो ये मतलब इनकी अपनी अलग एथनिसिटी है टोटली, इराक सीरिया वाले रीजन के। इंडिया के अंदर एक्चुअली जो इंडियन मुस्लिम्स बाय एंड लार्ज जो थे, हैड लिटिल टू डू विद पैलेस्टाइन, दे वर मोर इंटरेस्टेड इन द गल्फ। वो गल्फ में जाके रेडिकलाइज हुए इस इशू पे ज़्यादा, आई वुड से। स्पेशली 60s 70s ऑनवर्ड, जब मुस्लिम्स स्टार्टेड गोइंग टू गल्फ, केरला से हों, आपके यूपी से हों, MP बिहार से हों, बिहार झारखंड वाली बेल्ट से, एंड गल्फ पैसा, एंड गल्फ, अच्छा उन्होंने भी एक बड़ा स्मार्ट गेम खेला माइंड यू, अपनी ऑयल मनी से बेसिकली उन्होंने अपना कचरा बाहर एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, पहली बात तो द रीजन वाई पीपल फील सो स्ट्रांगली अबाउट इजराइल इन इंडिया, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ी है लोगों की, दे सी सिमिलैरिटीज बिटवीन द जूइश कॉज एंड द लार्जर धार्मिक कॉज इन इंडिया। बट यू हैव टू रियलाइज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द फैक्टर्स ड्राइविंग द जूइश कॉज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फैक्टर्स ड्राइविंग द हिंदू कॉज। परसिक्यूशन दोनों का रहा है, नो डाउट, लेकिन द क्रिएशन ऑफ इजराइल वॉज बेसिकली a like a compensation for the white guilt. समझ रहे ना? It's a compensation for white guilt. जो वो उनका जो स्टैंड है, it is over compensation for all the persecution, centuries of persecution they have taken up. The only analogy I would like to give in that case is कि सऊदी अरेबिया कल को हिंदूज के लिए डिफेंड करने के लिए खड़ा हो जाए। वाओ, राइट। आप समझ रहे हैं? उस तरह की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। टर्की और टर्की हमारे सपोर्ट में खड़ा हो जाए हिंदूज के, that is not going to happen ever यार। हेलो, नमस्कार, जय श्री राम। आज पॉपुलर डिमांड पे हमारे सबके चहीते, सबके फेवरेट मिस्टर रोहित पठानिया जी को मैं वापस लाया हूँ। ऑल्दो अगेन हम शायद उन टॉपिक्स पे टच अपॉन ना करें जिस पे आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि पठानिया सर को लाएं, बट आज उससे बड़ा द वन ऑफ द बर्निंग इश्यूज दैट वी हैव एट आवर हैंड दीज डेज, दैट इज इजराइल एंड पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कोर्स, उस पे हम बात करने वाले हैं। और देखते हैं, बहुत कुछ अनकवर करेंगे, अनफोल्ड करेंगे आप लोगों के लिए, फ्रॉम द बेसिक हिस्ट्री ऑफ द इशू टिल द वेरी इंसेप्शन ऑफ हमास एंड हिजबुल्ला, उनका क्या रोल रहा है, इंडिया के क्या स्टैंड रहे हैं थ्रू आउट द ईयर्स, और इंडिया को कैसे इस चीज़ को टेकअप करना चाहिए आगे गोइंग फॉरवर्ड, और अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स अराउंड इट। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स वेलकम रोहित पठानिया जी। नमस्ते सर। जय माता दी। जय माता दी। क्या चल रहा है? बस नवरात्रि चल रही है, उपवास चल रहा है, पूजा चल रही है। उपवास चल रहा है, बट आपकी एनर्जी में मेरे को कोई भी बिल्कुल सा भी वो नहीं लगा, कमी नहीं लगी। माता रानी की कृपा, माता रानी बस जब आप उनकी आराधना में लगते तो शक्ति शक्ति चारों ओर। माता रानी की कृपा है, अच्छी बात है, हम पे बनी रहे, किसी और पे बनी रहे ना रहे, मगर माता रानी की कृपा वेस्ट बैंक में तो मेरे को नहीं लग रहा। तो क्या चल रहा है वहां पे? हाँ, तो वेस्ट बैंक नहीं, गाजा जिसे बोलते हैं अपेरेंटली अरबी में। तो अभी थोड़ा सा हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की बात करें। एग्जैक्टली, हाँ, तो एक्चुअली इट बी बेटर अगर आप थोड़ा सा कॉन्टेस्ट मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट का थोड़ा सा बैकग्राउंड वगैरह दे दीजिए, ताकि एक अच्छी बेस बन जाए। उसके बाद वहां से हम लोग शुरू करते हैं कि कैसे कैसे चीजें बदली हैं 60s में, 50s में, या वर्ल्ड वॉर टाइम से, या उससे पहले भी अगर आप जानना चाहें कि सो देखिए, जो अभी चल रहा है उसके पीछे इजराइल की जो स्थापना है उसको समझना बहुत जरूरी बनता है। द वाई or under what circumstances the state of Israel came into existence is something that we probably need to understand better. And India में उसकी appreciation बहुत कम लोगों में है। Appreciation in the sense कि मतलब not तारीफ के terms है, but
उसकी अंडरस्टैंडिंग इवन सरफेस लेवल की बहुत पुअर है हमारे देश में. सो एक्चुअली इजराइल को एक जायनिस्ट आइडियोलॉजी का प्रोडक्ट बताया जाता है. अब ये जायनिस्ट आइडियोलॉजी कहाँ से आई थी? तो एक जर्नलिस्ट ऑथर होते थे यूरोप में, यहूदी मूल के, जिनका नाम था थियोडोर हार्ट्ज़ेल. और थियोडोर हार्ट्ज़ेल देख रहे थे कि यूरोप में सदियों से, दशकों की भी बात नहीं, सालों की, वर्षों की भी बात नहीं, सदियों से, फॉर सेंचुरीज, द ज्यूज इन यूरोप वर अ विक्टिम ऑफ सिस्टमैटिक एंटीसेमेटिक विलिफिकेशन कैंपेन्स, जिसके तहत मारपिटाई तो नॉर्मल होती ही थी, कत्लेआम भी बहुत फ्रीक्वेंटली होते थे. अब एक एग्जांपल के तौर पे, लोगों को ये बात पता नहीं है, जब स्पेन में मुस्लिम शासन था, अरब लोगों का, मूर्स का मुस्लिम शासन था, तो ज्यूज के एक काफ़ी बड़ा नंबर स्पेन में भी होता था. लेकिन जब कॉन्किस्टाडोर्स ने स्पेन में दोबारा कब्जा किया, जो क्रिश्चियन रूलर्स ने दोबारा कब्जा किया, तो उन्होंने मुसलमानों के साथ यहूदियों को भी उठा के बाहर फेंक दिया था, क्योंकि उन्होंने बोला इन्होंने मुसलमानों के साथ मिलकर गद्दारी करी हमारे से. ओके, तो ये तो एक एग्जाम्पल था. बट ये इस पे ना एक पॉइंट थोड़ा और क्लियर कर दीजिए कि क्रिश्चियंस को भी क्यों प्रॉब्लम रही है हिस्टोरिकली ज्यूज से. आई थिंक दैट स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट कि जीसस वाज अ ज्यू बट देन ही ड्रिफ्टेड अपार्ट फ्रॉम. देखिए, एक तो है कि जीसस वाज अ ज्यू, एंड ये माना जाता है कि यहूदियों ने उनके साथ विद बेसिकली they were the ones who collaborated with Romans and got him killed. There is a very famous hymn, in fact, in many Baptist circles. Pontius Pilate, king of the Jews, sold his soul for a pair of shoes. Okay. ये किस जू, ये सोलोमन की बात नहीं? नहीं, ये Pontius Pilate was the king. अच्छा. बेसिकली जिसने रोमन द्वारा एस्टेब्लिश गवर्नर जो था वहाँ का, जब यहूदी रबाई क्लैंस के दबाव के आते, जीसस वाज अरेस्टेड एंड ट्राइड. ओके. तो उसके प्रेशर के बारे में ये गाना, लेकिन उन्होंने बोला है कि किंग ऑफ द ज्यूज सोल्ड हिज सोल फॉर अ पेयर ऑफ शूज. ये बड़ा एक पुराना, और ये काफी लोग गाते भी हैं आज भी चर्चेस में, बाय द वे. वो अलग बात है कि अब उसको उस नजर से शायद नहीं देखा जाएगा, ना प्रेजेंट किया जाएगा. सो एक तो ये बात है. एंड आप अगर देखें, बिकॉज उनको कभी प्रॉफिट नहीं माना इन्होंने, और जो आपके होली लैंड्स जिन पे क्रिश्चियंस का पहले कब्जा था, स्पेशली यरूशलेम वाला जो इलाका था, जब वो मुसलमानों के हाथ में गया, तो ये क्रिश्चियंस का मानना था कि वो यहूदियों के कोलैबोरेशन की वजह से ही हो पाया, बिकॉज वाइल अ मेजॉरिटी ऑफ द ज्यूज हैड बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द एरिया. मतलब बेसिकली वो चल पड़े थे, वो सब माइग्रेंट कम्युनिटीज बन के जगह जगह दुनिया में फैले, इंक्लूडिंग इंडिया. इंडिया में जो वेस्टर्न कोस्ट पे अगर देखें, या फिर कुछ कम्युनिटीज नॉर्थ ईस्ट में जो अपने आप को बोलती हैं, वो भी यहूदी मूल की हैं, जो एक हमारे बहुत बड़े रीजनल कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे अभी जो चल रहा है उसमें भी इन्वॉल्व है. मणिपुर में, हाँ, जो कुकी कम्युनिटी जिसे बोलते हैं, वो अपने आप को वन ऑफ द लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ इजराइल मानते हैं. ओह रियली, इज इट? हाँ, तो इजराइल की जो कहानी है उसमें 12 ट्राइब्स की बात होती है, 12 जातियों की बात होती है, और उनमें से एक जाति वो अपने आप को कहते हैं. ओके. तो ये एक मतलब, तो इधर भी वेस्टर्न कोस्ट पे, लेकिन जैसे अलीबाग में हो या कोची में मटनचेरी का इलाका हो, तो इन एरियाज में तो आज भी मतलब कुछ छोटे नंबर्स में यहूदी मिलते हैं. तो शुरू में जब वो पहला एक्सपल्शन हुआ, बाद में तो खैर बगदादी जू भी आए, अर्मीनियन जू भी इंडिया में आए 19th सेंचुरी में. डेविड सासून, जिसका नाम बहुत फेमस है मुंबई में, सासून डॉक्स, सासून पोर्ट्स, तो ही वाज एन अर्मीनियन जू बेसिकली. वो बाद में ऑफ कोर्स फैमिली माइग्रेट कर गई, बट ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन सम ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसेस. अच्छा, यहूदी लोग जो थे वो एक काम करते थे जो ना मुसलमान कर पाते थे, ना क्रिश्चियंस कर पाते थे, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस इन द सेंस कैथोलिक एंड अदर डिनोमिनेशन, वो सूत लेना, जो एक बड़ा जो इशू रहा था, जो इस्लाम में भी और जो क्रिश्चियनिटी में भी हराम है बेसिकली. तो फॉर दैट रीजन ये लोग जो थे वो इनके क्या बोलते हैं, साहूकार बने. बहुत सारे परिवारों के, राज परिवारों के. इटली में तो बहुत बड़े बड़े परिवार ऐसे थे. अगर आपने मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले पढ़ा हो, तो उसमें शाइलॉक की जो बात आती है, शाइलॉक इज अ ज्यू. ओके. और आप अगर समझ सकते हैं कि फिर वो कैसे उसको विलेनाइज किया गया है फॉर असरी, एज इट इज उसरी, एज इट इज कॉल्ड इन मनी लैंडिंग के ऊपर इंसूत लेने के लिए, और उसको कैसे विलेनाइज किया गया. मतलब वो क्लासिक एग्जांपल ऑफ एंटीसेमिटिज्म इन द 12th सेंचुरी की बात आती है. सो दैट इज समथिंग पीपल टेंड टू इग्नोर, जो एंटीसेमिटिक वेव यूरोप में बहुत स्ट्रांग थी. तो जब पैसे वापस करने की बात होती थी, यही लोग भड़काते थे भावनाओं को, और
राइट्स होते थे रेगुलरली इनके खिलाफ यूरोप के अंदर. सो गिवन ऑल ऑफ दैट, थियोडोर हार्टजेल द जर्नलिस्ट एंड ऑथर सेड कि हमारे तो कोई ऑप्शन है ही नहीं फिर. the only solution in that case जो उसने जूइश एल्डर्स की कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया, ये होगा that we have a land of our own, a country that will be of our own exclusively, where you may have other people also present, but this will be a land that will be marked for the safe passage or the safe residence of Jews. और उन्होंने इजराइल का नाम, क्योंकि इजराइल तो था ही बिब्लिकल कैनन में, तोरा वगैरह में तो इजराइल की तो बात होती है, तो वो तो था ही वहां पे, तो इजराइल की बात करी. इनफैक्ट इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस टाइम पे ऑल द जूइश एल्डर्स, ऑर्थोडॉक्स रबाइज अपोज्ड इट. ओके. उन्होंने बोला कि डिवाइन पनिशमेंट है हमारी इजराइल से एक्सपल्शन, जो ये लिखा गया तोरा में. करेक्ट. हाँ. जो ओल्ड टेस्टिमेंट जो क्रिश्चियंस का माना जाता है, एंड बहुत सारी कहानियां इनफैक्ट जिसकी उसमें भी आती हैं, आपकी कुरान में भी. बट उसमें वो रेवलेशन भी है ना कि आपको शायद वापस मिलेगा, तो वो प्रॉफिट, अभी आप प्रॉफिट आएगा, मसाया आएगा, बट यू आर नॉट द मसाया. ओके. दे ओपनली मेड इट क्लियर. लेकिन ये आइडिया तब तक थोड़ा थोड़ा मेन स्ट्रीम होने लगा ओवर द ईयर्स. क्यों? क्योंकि देखिए कुछ यहूदी नंबर्स तो थे ही थे पैलेस्टाइन में उस समय भी, बहुत छोटी संख्या थी जो पैलेस्टाइन रीजन जिसे बोला जाता है. अच्छा, पैलेस्टाइन कैसे बना, ये अपने में बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है. हाँ. तो जो ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन मैंडेट जिसे बोला जाता है, जो ये एरिया जिसके ऊपर सारा विवाद आज भी चल रहा है, बेसिकली वॉज पार्ट ऑफ अ लार्जर एरिया कॉल्ड ट्रांस सीरिया. ये जॉर्डन, आज का सीरिया, लेबनान का क्षेत्र, तो ऐसे बड़े सारे एरियाज थे, और ये सब ऑटोमन सल्तनत के अंडर थे. करेक्ट. ऑटोमन सल्तनत के हारने पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पर्टिकुलरली, और इवन प्रायर टू दैट जब ऑटोमन सल्तनत बहुत वीक होने लगा था बिकॉज ऑफ कंटिन्यूड मिलिट्री डिफीट्स, तो इस एरिया को ब्रिटिश और फ्रेंच ने मिलकर एक तरह से कार्व आउट किया अपनी कॉलोनीज के तौर पे. तो उसमें पैलेस्टाइन अंग्रेजों के हाथ आया, ब्रिटिशर्स के हाथ में आया. और वो पैलेस्टाइन है जो आज की डेट में पूरा वेस्ट बैंक, इजराइल और गाजा सारा, एंड सम एरियाज आल्सो ऑफ जॉर्डन एंड लेबनान. ओके. वो बाद में खैर ऊपर नीचे बहुत कुछ हुआ. तो जब ये सब चल रहा था तो ब्रिटिशर्स के माइंड में भी एक अंडरस्टैंडिंग थी कि चलो हम एक लैंड दे देते हैं. ठीक है, ये डिस्कशन शुरू हो गया था भाई. नाउ द इंटेंशंस इज नॉट फॉर सम सेफ होमलैंड और समथिंग, बेसिकली ज्यूज को निकालना है यूरोप से. हाँ. आप वो इंटेंशन समझिए, यहूदियों को निकालना है, इनको निकाल के यहाँ एक जगह सेटल कर देंगे. हाँ, मतलब ये हमारा पल्ला छूटेगा इनसे. बेसिकली दैट वाज द अप्रोच ऑफ ब्रिटेन. तो इनसिक्योरिटी अंग्रेजों को भी थी, इनसिक्योरिटीज तो थी ही, तो मतलब पॉइंट इज एक आइडिया ऑफ म्यूचुअल कन्वीनियंस बनने लगा इसी वजह से वो. अच्छा, इजराइल वाज नॉट द ओरिजिनल चॉइस बाय द वे. देयर वर टू अदर कंटेंडर्स अपेरेंटली. वन वाज पैटागोनियन रीजन इन अर्जेंटीना. ओके. एंड द अदर वाज युगांडा. आप समझ रहे हैं, मतलब लोगों ने जाके तीनों जगह देखी, एंड इवेंचुअली, एंड थियोडोर हार्टजेल बाय द वे वाज एबल टू विजिट इजराइल ओनली वंस इन हिज लाइफ टाइम, पैलेस्टाइन जो तब बोला जाता था तब. और वो इतना प्रभावित हुआ उस वजह से कि उसने बोला नहीं, यही लेंगे हम, क्योंकि ये हमारी पावन भूमि भी है. मेक सेंस. तो उन्होंने उसके लिए बेसिकली शुरू किया. अच्छा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि स्टालिन जब आया पावर में, लेनिन तो जा ही चुका था, मर चुका था, तो स्टालिन बेसिकली सीज्ड पावर इन द सोवियत यूनियन. वहां पे भी यहूदियों के खिलाफ बहुत बहुत अत्याचार हुआ, स्पेशली यूक्रेन वाली बेल्ट और इधर. तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये हुई दैट अ बंच ऑफ यूक्रेनियन जूज वेंट डाउन टू पैलेस्टाइन, जमीन खरीदी, और उन्होंने अपना पहला एक कम्युनिटी लिविंग का एक मतलब कॉलोनी टाइप बनाई, जमीन खरीद के. सो दैट इज कॉल्ड, दैट वाज द फर्स्ट किबुट्स, ज्यूइश टर्म एक होता है कम्युनिटी लिविंग का. और उसमें वो खेती करने लगे, जबकि यहूदियों ने कभी खेती नहीं करी थी सदियों से, उन्होंने खेती करना चालू किया. तो दैट इज हाउ बेसिकली द होल आइडिया ऑफ द प्रॉमिस्ड होमलैंड बेसिकली रिवाइव्ड. ओके. और वापस आया. लेकिन क्या होने लगा कि ज्यादा से ज्यादा जैसे जैसे यहूदी और आने लगे, और यहूदियों में ये बात फैलने लगी कि हमारी जमीन है. तो वहां पे जो लोकल अरबिक स्पीकिंग पैलेस्टीनियंस थे, जिसमें आपके क्रिश्चियंस भी थे, जिसमें आपके मुस्लिम्स ज्यादा नंबर्स में ऑफकोर्स ओवरवेलमिंग थे, लेकिन क्रिश्चियंस और कुछ ज्यूज भी थे, दे स्टार्टेड अपोजिंग इट. एंड दैट इज व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट्स बिकमिंग वायलेंट.
वी हैव इंस्टेंसेस फ्रॉम 1929-30 जब यहूदी किबुट्स पे आर्म्ड रेड्स होती हैं, और उसकी वजह से फिर यहूदी जो स्पेशली जो टेल अवीव बसा लेते हैं, सो टेल अवीव इज दैट ओल्ड माइंड, 1920s 30s में, एंड मोर यूरोपियन जूज आर कमिंग इन उस टाइम पे। तो वो लोग अपनी एक प्राइवेट मिलिशिया फॉर्म करते हैं उसको फाइट करने के लिए, हनाफा के नाम से। एंड एज द कॉन्फ्लिक्ट गोज ऑन इट बिकम्स वायलेंट। एक पीरियड ऐसा आता है जब पैलेस्टीनियंस ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट करते, बिकॉज ब्रिटिशर्स तो ओपन पॉलिसी लेके बैठे थे उस टाइम पे कि यहूदी आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वन ऑफ द बिग रीजंस व्हाई यू सॉ द ब्रिटिशर्स लेटिंग दैट हैपन वाज बिकॉज जो यूरोप में चल रहा था, there was a large amount of alignment in fact with the larger objective कि Jews are not the same as us, we cannot let them live in our lands, है ना? तो वो तो चला ही रहा था, anti-Semitism was at its peak across Europe. In fact even Eastern Europe वगैरह में, ये Nordic countries में भी anti-Semitism का जो साइन था वो बहुत ही भयावह था, मतलब जो रूप था। So क्या होता है, because they see that the British are also colluding with the Jews, जबरदस्त अपराइजिंग होती है रीजन में। सो दे मतलब हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई ऑन बोथ साइड्स। उसकी वजह से क्या होता है दैट द ब्रिटिश सॉर्ट ऑफ बिकम पैरालाइज, वो छोड़ देते हैं उसको, अभी उसको फ्रीज कर देते हैं। माइंड यू साइमल्टेनियसली वर्ल्ड वॉर 2 चल रही है, और वर्ल्ड वॉर 2 में एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम ये होती है कि जब ज्यूज का प्रोसिक्यूशन शुरू होता है जर्मनी में, पोलैंड में या ऑस्ट्रिया में, तीनों में जैसे जैसे वन बाय वन एक तरीके से समझिए, नाउ द ज्यूज आर ट्राइंग टू एस्केप, लेकिन सारी कंट्रीज ने बॉर्डर्स बंद कर दिए। दे डोंट वांट टू टेक एनी रेफ्यूजीज, स्पेशली जूइश रेफ्यूजीज। इवन अमेरिका डजंट वांट टू टेक देम, माइंड। एंड अमेरिका में भी एंटीसेमिटिज्म बहुत स्ट्रांग था प्री वर्ल्ड वॉर 2। ओके, ये बहुत बट दे वर आल्सो नहीं करते हैं, बट दे वर रिक्रूटिंग जूस आल्सो। हाँ, वो साथ में कर रहे थे, लेकिन एंटीसेमिटिज्म वाज वेरी स्ट्रांग ऑन द स्ट्रीट इन अमेरिका बिकॉज हिटलर से बहुत लोग इंस्पायर्ड थे उस टाइम पे। अपनी मूवीज में तो ये कभी दिखाएंगे ही नहीं, इंग्लोरियस बास्टर्ड्स में तो इतना ग्लोरीफाई किया है। हाँ, ग्लोरीफाई किया है, एग्जैक्टली। हाँ, हम ही ने जितवा के दिए सारी exactly. जो कि कहीं तक फैक्ट भी होगा, बट इट इज ओनली बिकॉज द अमेरिकन्स डिड नॉट फेस द काइंड ऑफ डैमेज ऑन देयर ओन लैंड, अनलाइक यूरोप, ठीक है। एंड बेसिकली बिकॉज दे वर द लास्ट सॉर्ट ऑफ द लास्ट एंट्रेंस इन द वॉर, दैट दे वर द वंस वर द लीस्ट कैजुअलिटीज, द लीस्ट इकोनॉमिक हिट्स आल्सो। तो ये इट वाज जस्ट sheer luck in a way that America got what it got in terms of the preeminence after the Second World War. So अभी ये सब चल रहा है, आपके जूस कहीं जा नहीं पा रहे हैं, एंड देन स्टोरी स्टार्ट कमिंग आउट अबाउट द जेनोसाइड दैट्स टेकिंग प्लेस, एंड इट्स हॉरिफाइंग टू से द लीस्ट। गैस चेम्बर्स की बात आ रही है, आपके स्टारवेशन की बातें आ रही हैं। माइंड यू, पॉकेट्स ऑफ जूस हैड मैनेज टू एस्केप। एक इंटरेस्टिंगली देयर वाज अ बंच ऑफ पोलिश जूस जिनको जामनगर के राजा महाराजा ने पनाह दी थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। बहुत कम लोगों को ये बात पता थी, अभी रिसेंटली थोड़ा पॉपुलर होने लगा है बिकॉज पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ इंडिया इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड हाउ इट वाज ऑलवेज अ रिफ्यूज फॉर द ज्यूइश कम्युनिटी। सो ये एक लेटेस्ट एग्जांपल उसका निकला, इवन बिफोर अपना वर्ल्ड वॉर 2। या एंड इनफैक्ट आपके बहुत सारे ज्यूज इवन प्री वर्ल्ड वॉर 1 या प्री वर्ल्ड वॉर 2 बेसिकली यहाँ के बिजनेसेस करें। बगदादी ज्यूज यूज्ड टू बी अ वेरी पॉपुलर कम्युनिटी इनफैक्ट इन मुंबई। छोटी कम्युनिटी बट उनका बहुत बिजनेस इम्पैक्ट बहुत था, बिजनेसेस पे, फाइनेंसिस पे, तो वो सब क्योंकि वो ट्रेडिशनल बिजनेसेस उनके रहे थे। सो बिकॉज द स्टोरी स्टार्ट कमिंग आउट एंड इवेंचुअली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर एंड्स, द सेंस ऑफ गिल्ट is what essentially convinces is rather used against these victorious allied powers कि आपको इजराइल की फॉर्मेशन को सपोर्ट करना पड़ेगा। और 1948 में लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब बाय द वे जो जूइश स्टेट बनाने का मैंडेट था वो लीग ऑफ नेशंस के टाइम पे आ गया था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। तो जो ब्रिटिश प्लान था कि हम एक पैलेस्टीनियन स्टेट और एक जूइश स्टेट बनाएंगे या अरब स्टेट और जूइश स्टेट बनाएंगे, वो बनेगी। तो द आइडिया दैट देयर विल बी 2 countries आउट ऑफ दिस पार्सल ऑफ लैंड, ये होना ही था। बट वो मटेरियलाइज हुआ, वो मटेरियलाइज 48 में जाके इवेंचुअली व्हेन दावीद बेन गुरियोन, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल्सो बाय द वे मिलिट्री कमांडर अर्लियर ऑफ द हनाफा, तो वो जब स्टेट ऑफ इजराइल डिक्लेयर करता है 15 मई को, अंग्रेज फॉर्मली जा रहे हैं उस दिन, एंड
तो लेकिन वो इसराइल की जो डिक्लेरेशन होती है उस टाइम पे बाय द वे वो 2 स्टेट के हिसाब से नहीं होती है. दैट एंड ऑलरेडी व्हेन इट वाज क्लियर दैट द ब्रिटिश शुड लीव, वायलेंस on the borders of the Palestine Mandate and also in pockets across the Palestine Mandate had started. Violence in the sense armed combat. फ्रॉम अरब कंट्रीज, वहां से अरब कंट्रीज में, क्योंकि क्या हो रहा था कि लोग तो वहां भी थे एंड लॉट ऑफ देम वर वेरी एजिटेटेड बाय द फैक्ट कि आपने फॉरेनर्स को आके सेटल करके उनको देश देने को तैयार, उनको हामी भर दिए. सो दैट इज व्हेन 15th को जैसे ये डिक्लेरेशन है, 16th 5 अरब कंट्रीज अटैक इजराइल, जिसमें जॉर्डन है, जिसमें इराक है, जिसमें आपका इजिप्ट है, जिसमें सऊदी भी होगा, राइट? सऊदी नहीं है, जो आसपास के जो अरब नेशंस है, सीरिया, लेबनान और सीरिया. हाँ, ओके. लेबनान नॉट सो मच, लेबनान से पैरामिलिट्री टाइप्स वाला हिसाब था, रादर जो पैरास्टेट एक्टर्स जिसे बोलते हैं. ओके. हाँ. सो 1948 में इनफैक्ट जो वॉर होती है, नाउ देयर इज दिस कंटेंशन ऑन बोथ साइड्स कि पैलेस्टीनियंस किसकी वजह से बाहर निकले. The word that is used in Arabic is called Nakba. So Nakba basically means पलायन एक तरह से. And about 7 lakh Palestinians basically escape overnight. Now the Israeli claim on that is कि उनको एडवांस वार्निंग दी गई थी कि ये हमला करेंगे, आप निकल जाइए, सब शांत कर देंगे, हम मतलब इनकी पिटाई पुटाई करके हम इनको हरा देंगे, एंड देन यू जस्ट कम बैक एंड सेटल, अपनी ज़मीनों पे वापस आ जाना, विच नेवर मटीरियलाइज्ड इवेंचुअली. सो बट नकबा हैपेंड, पीपल मूव, इट इज़ अ फैक्ट. इनका आपस में ये कंटेंशन रहा है, एंड आई फील दैट देर इज एन एलिमेंट ऑफ ट्रूथ ऑन बोथ साइड्स, बिकॉज देर वॉज एन अंडरस्टैंडिंग फॉर श्योर, क्योंकि इसराइल के ऊपर चारों तरफ से हमला हो रहा है, लेकिन nobody expected that the Palestinians would leave. And mind you, जो थियोडोर हार्त्ज़ेल का जो प्लान था, it was not to get these people out necessarily, but get other Jews in. Exactly. इनफैक्ट ये एक कॉन्सेप्ट, जियोनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसका ये मतलब जियोनिज्म वाज सपोज्ड टू बी सेक्युलर कॉन्सेप्ट. ओके. इट वाज नॉट अ थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. इनफैक्ट जब थियोडोर हार्त्ज़ेल को अपोज कर रहे थे रबाई, तो उसने बोला यू स्टे इन योर सिनागॉग्स प्लीज, डोंट गेट इनटू पॉलिटिक्स. सो क्या हुआ कि जब ये वॉर चल रही थी एंड नोबडी एक्सपेक्टेड इजराइल, जिसके पास लिटरली कुछ नहीं था, टू डिफीट सो मेनी कंट्रीज. वो अलग बात है कि दिस इज अ बिट ऑफ एन ओवर एस्टिमेशन, बिकॉज जो 7 कंट्रीज वर्सेस 1 की बात करते हैं, बट 7 कंट्रीज की कंबाइंड फोर्स भी इजराइल की फोर्स इतनी ही थी, मतलब वो इतनी मिलिट्री पावर इतनी वीक थी सारी वो. बट बैक देन दे डिडंट गेट एनी सपोर्ट फ्रॉम अमेरिका. सो अमेरिका से उनको सपोर्ट सिक्योरिटी काउंसिल में मिलता है पहली बार. ओके. बिकॉज क्या होता है कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट होता है और ये मास एक्सोडस शुरू होता है पैलेस्टीनियंस का, तब इसराइल के ऊपर सैंक्शन लगने की बात आती है, पैलेस्टाइन इसराइल के क्रिएशन की बात आती है, एंड अमेरिका स्टेप्स इन देन. Which brings us to this point कि since then I think America has taken over sort of this onus of resolving this issue once and for all, but I mean till now they haven't really achieved much. So there are two aspects to it. पहला तो ऑफकोर्स अपनी एंटीसेमिटिक जो गिल्ट है उसको, उसके वो जो गिल्ट टुवर्ड्स जूज है, जूइश कम्युनिटी है, वो उसको छुपाने का एक तरीका तो है ही, आज भी चल रहा है वो. एंड द फैक्ट इज जूज एक्चुअली हैव अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस विद इन अमेरिका. लॉटनबर्ग अमेंडमेंट आया था इनफैक्ट, जहाँ पे इस तरह के परसिक्यूटेड जूस को, स्पेसिफिकली जूस को आपका वो क्या कहते हैं, असाइलम दिया गया था इन अमेरिका. बाय द वे जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हमारा है, इट वॉज काइंड ऑफ मॉडल्ड ऑन दैट आइडिया. ओके. जो बाद में बना है, तो मतलब इट्स नॉट कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो विदाउट प्रेसिडेंट है ग्लोबली. द लॉटनबर्ग अमेंडमेंट इज एक्चुअली द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, जो ऐसा हुआ कि एक स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटी के लिए किया गया. खैर हमारा तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट 1 कम्युनिटी, इट्स अबाउट 5 कम्युनिटीज. सो देयर वी एक्चुअली प्रॉब्ली हैव अ बिगर. एनीहाउ, दूसरी बात यह है कि सी आपको ये भी रियलाइज करना चाहिए, ब्रिटिशर्स वो बेसिक, ब्रिटिशर्स के सक्सेसर्स कौन थे एंग्लो सैक्सन एम्पायर के? अमेरिकन्स. एंड ब्रिटिशर्स वर वेरी कीन ऑन हैविंग अ लेवरेज पॉइंट इनसाइड द मिडल ईस्ट, जहां पे उनकी प्रेजेंस किसी ना किसी फॉर्म में बनी रहे. एंड दैट मैंटल वॉज एसेंशियली टेकन ओवर बाय अमेरिका टू प्रिटी मच द फुल एक्सटेंट. आप ये देखिए, बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन सारी कंट्रीज के ऊपर कोई ना कोई इन्फ्लुएंस रखता था. सऊदी अरेबिया किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया. सऊदी अरेबिया नाम की कोई कंट्री नहीं थी माइंड यू, नहीं, बिफोर वर्ल्ड वॉर 1.
ओके। सऊदी अरेबिया बनाया अंग्रेजों ने। लॉरेंस ऑफ अरेबिया की कहानी सुनी है लोगों ने? हाँ, राइट राइट। सो पीटर लॉरेंस वाज एक्चुअली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जनरल्स ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, जिसने इतने बड़े डेजर्ट के क्रॉस ले जाके ऑटोमन एम्पायर को हराया, फोर्सेस को ले जाके। But then how did they form it? Like again, combining all these little tribes of ट्राइब्स, डिस्ट्रिक्ट्स, इनफैक्ट जो हिजाज का रीजन जो होता था, वी वर द ओरिजिनल कस्टोडियंस ऑफ द प्लेसेस ऑफ द ट्विन होली साइट्स ऑफ इस्लाम। दे हैड नथिंग टू डू विद द साउथ फैमिली। Okay. साउथ फैमिली के साथ मिलके सऊदी अरेबिया की स्थापना की गई। Okay. A lot of the countries are the byproducts basically the First World War. सीरिया अगर आज का जो है विदाउट लेबनान है, विदाउट पार्ट्स ऑफ इसराइल है, तो वो या विदाउट पार्ट्स ऑफ इराक है, वो इसी वजह से है। माइंड यू, बाय द वे, पैलेस्टीनियंस आर नॉट अरब्स एथनिकली। Palestinians are not Arabs ethnically. They're Arab speakers, but they're not Arabs ethnically. They're from these other So basically Assyrian type के लोग हैं, Okay. जो ये मतलब इनकी अपनी अलग एथनिसिटी है टोटली, इराक सीरिया वाले रीजन की। इराक, लेबनान, जॉर्डन वगैरह भी आता है उसमें या? जॉर्डन इज अरब बिकॉज इट इज एट द एज इन दैट सेंस, अरब एंड मिक्स एक्चुअली, बिकॉज जॉर्डन में इजिप्ट का भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। सो Basically, Palestinians, Muslims especially have nothing in common or nothing to do with Arabs in terms of and that is the genetics reason, or and that is in history. fact the reason why आपको सिर्फ ऑप्टिक्स और बकवास के अलावा कुछ नहीं देखने को मिलता है अरब कंट्रीज। Because they don't care at the end it becomes a racial issue for them also. अच्छा, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इनफैक्ट जो पैलेस्टीनियन कॉज था, इट वाज अ लेफ्टिस्ट कॉज, इट वाज अ कम्युनिस्ट कॉज। आपकी जो पीएलओ जो पहली बारी बनी थी, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज, जिसको फतह का नाम बाद में मिला, तो अरबी में फतह का यासिर नाम अराफात वाली यासिर अराफात वाली। सो इट वाज बेसिकली कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? बिकॉज इट वाज फॉर्म्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गमाल अब्देल नासिर, द मैन हु लिबरेटेड इजिप्ट, जो सोशलिस्ट था, हु वाज एडवोकेटिंग फॉर अ यूनाइटेड अरब नेशन, सारे अरब स्पीकिंग कंट्रीज एक कंट्री बन जाए। उसको लगता था कि इससे बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होगी ऑन द लाइंस ऑफ यूएसएसआर, माइंड यू। ओके। एंड एक ब्रीफ एक्सपेरिमेंट भी हुआ इसके बारे में इनफैक्ट, जिसमें कि आपका इराक मतलब सीरिया एंड इजिप्ट वर वन कंट्री टेक्निकली, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक के नाम से, और कुछ 5-10 साल ही चला, वो डिसॉल्व भी हो गया बिकॉज दे वर लाइक फेड अप ऑफ ईच अदर बेसिकली। बट सोशलिस्ट पार्टीज ने रूल किया इन सबको। पता लगा, बाथ पार्टी जिसे बोलते थे अरबी में, तो Bashar al-Assad, the current ruler of Syria, is actually part of the Baath Socialist Party. Okay. So वो they've managed to hold on to now, though they have nothing socialist today about themselves. But socialist का मतलब वहाँ पे होता था secular in that sense. Okay. Also, so they were not necessarily promoting Islamic ideology. They are promoting Arab nationalism. तो अब ये तो अपना हारे, और इजिप्ट ने फिर, अच्छा 48 पहला कॉन्फ्लिक्ट होता है, 53 इज द सेकंड कॉन्फ्लिक्ट इन सच ए शॉर्ट टाइम, माइंड यू। क्यों? बिकॉज सुएज कनाल का इशू आ जाता है। साइनाई पेनिनसुला वाज सीज्ड बाय द वे फ्रॉम इजिप्ट एंड वाज अंडर इजरायली कंट्रोल फॉर अबाउट 40 years और सो बिफोर द पीस डील हैपेंड, एंड उन्होंने साइनाई फिर वापस लौटा दिया। बाय द वे, इजिप्ट formally started recognize, was the first country in the Arab world to recognize Israel. Yeah. Okay. Around 85-86 की बात है। India also took a lot of time. India 92-93. 92-93. Though we had relations with them informally. But then we had relations with Palestinians. Formally we had them with the Palestinians. Because हम भी एक socialist देश थे। तो हम But briefly touch upon the interest that America has in today's day and age. So again, and then we come to that point also. You have to realize Israel becomes a sort of a launch pad for them. अब आप सब जगह तो अपनी कॉलोनीज लगा नहीं सकते ना, लेकिन इफ यू हैव कंट्रीज दैट आर गोइंग टू बी अलाइंड विद योर इंटरेस्ट, तो आपके लिए वो एक मिलिट्री एक्शन का भी पॉइंट बन सकता है विदाउट हैविंग टू मच ऑफ अ वरी कि मतलब हमारी शिप्स कहाँ पे डॉक हो सकती हैं उस रीजन में। बिकॉज अमेरिका वॉज नॉट नेसेसरली एनीबडीज डार्लिंग रियली। प्लस इजिप्ट हो, सीरिया हो, इराक हो, दे वर ऑल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोवियत यूनियन। तो समझ रहे हो, इट वॉज अ फ्रंट ऑफ द कोल्ड वॉर इन अ वे। एंड इसराइल में भी सोशलिस्ट मूवमेंट का बहुत बड़ा एक इम्प्रिंट था, लेकिन वो वर्ल्ड अमेरिका ensured that the communist or the socialist ideology or Soviet Union ideology could never become big. By the way, even Soviet Union did not recognize Israel for a very long time.
वो तो बाद में फिर 72 के बाद बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से दे स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग, एंड चाइना के साथ दे हैड अ फॉल आउट ऑफ देयर ओन एंड स्टफ. सो Is it because of the fact that these, I mean, countries have this feeling that if you're migrating outsiders to a certain piece of land, and then the current inhabitants are being disturbed or being thrown away here and there because of that, is that the main reason why India and other countries were kind of opposed, if not opposed, but they were इंडिया not? का जो स्टैंड था वो शुरू से बेसिकली टू स्टेट सोल्यूशन पे ही था. जवाहरलाल नेहरू वॉज वेरी एम्फैटिक अबाउट इट, इवन टॉक्स अबाउट इट इन वन ऑफ हिज स्पीचेस कि ऐसा कुछ हुआ है. इंसिडेंट्स अराउंड दैट कि वॉर छिड़ गई मिडिल ईस्ट में एंड वी नीड टू गो फॉर द टू स्टेट सोल्यूशन. ही सेड दैट इन इनफैक्ट वन ऑफ द इंडिपेंडेंस डे स्पीचेस फॉर सम स्ट्रेंज रीजन. इसकी कोई जरूरत नहीं थी करने की, बट point is that they were very clear. The foreign policy of India was very clear. Behind the curtains, of course, India was dealing with Israel for a very long time. लेकिन Palestinian cause जो था, it was a humanitarian cause in the Indian eye. तब हमारे को थोड़ा ज़्यादा शौक था ना. मतलब वो अभी तो हम सिर्फ विश्वगुरु बोलते और बनते नहीं है, वहाँ तो हम जेन्युइनली विश्वगुरु बनने के होड़ में लगे रहते थे. सो लेक्चरबाजी करना दुनिया को, नहीं ह्यूमैनिटेरियन कॉज एंड ऑल दैट स्टफ, पीस होना चाहिए एंड वो नॉन वायलेंस. ट्रॉमा से निकले थे उस टाइम, तो वो एक प्लस द फैक्ट दैट पार्टीशन इटसेल्फ हैड लेफ्ट सच अ स्कार दैट देयर वाज अ लेवल ऑफ सिंपैथी आल्सो फॉर द पैलेस्टीनियंस हु वर फोर्स्ड टू मूव आउट ऑफ देयर होमलैंड्स. सो एक वो बात भी थी. लेकिन अमेरिका वाज वेरी क्लियर बिकॉज इट हैड इनहेरिटेड द एंग्लो सैक्सन एम्पायर कोट अनकोट. उनको अपना बेस चाहिए रीजन में. Right. And in all the hostility of the Cold War, that country was the only one, mind you, which was staunchly pro-America उस टाइम पे, except for the Saudis and the वो Gulf Arab Peninsula की countries जो थी basically. आप समझ रहे हो ना, मतलब सिर्फ Arab Peninsulan countries जो हैं सिर्फ वो अमेरिका के थे. And it's like a natural aircraft carrier in a way, that landmass. But उसके beyond क्या है? Actually कुछ नहीं था. टर्की थी. टर्की की अपनी limitations थी. In terms of its geography also, to be effective in terms of an air assault, अगर कल को एरिया मतलब इराक सीरिया वगैरह में कुछ करना हो, Israel became the natural advantage point there. Plus coastal access था. Again, same story. Ships can dock there if needed. So that was also a big driver why America was a big supporter of Israel simultaneously. And see, thing is, अभी कोल्ड वॉर की बात अब दोबारा आ रही है बिकॉज what is going on between China and America is a new version of a Cold War. तो आपको उसके कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें रियलाइज करना चाहिए कि दिस इज हाउ द कोल्ड वॉर इज प्लेइंग इटसेल्फ देन एंड परहैप्स इट इज ऑल्सो प्लेइंग इटसेल्फ आउट नाउ अगेन इन द सेम थिएटर्स. That will become the third front, which we'll touch later. बिल्कुल. So this is how America always had Israel as such an important ally militarily, economically as well. अच्छा, Jewish lobby बहुत strong है अमेरिका में. There are about 7 million Jews who live in America and they have done very well for themselves in the country. Yeah. Even if you're a leftist or a socialist or a Democrat in America, you are very clear about Israel and the right of existence of Israel. Because there are a lot of Jews who are themselves exactly. left-leaning. उनके खुद की family members वहाँ रह रहे हैं. So they have a very strong lobby in that sense and they have been very influential as well. So that also plays a big role in why there is never an ambivalence, at least, when it comes to what Israel needs to, whether Israel needs to exist or not. Whether the two-state solution happens or not, उसके ऊपर तो America has been always saying कि two-state solution करो. They even brokered a peace between Yitzhak Rabin and Yasser Arafat. Peace deal हुई थी बड़ी famous Oslo में. So the West Bank, the current West, just to clarify this, the West Bank still holds majority of the Palestinian Muslims and Christians and other Jews as well. But then there's a wall that is dividing them. How does this work? What happens? So the thing is that West Bank and Gaza are basically two parcels of land, एक तरह से, which are divided by the geography of Israel. And this is the peace deal that was originally agreed upon in the Oslo peace deal. जो final two-state solution हुआ था late 80s, early 90s में, जिसकी वजह से by the way Israeli Prime Minister was assassinated by an ultra-orthodox Jew, it seems. Oh. So Yitzhak Rabin का assassination हुआ था publicly. No, but he was assassinated by for this issue, for this reason कि उसने compromise कर दिया Israel के cause को. ये right, okay. So West Bank was one parcel जहाँ पे उनका significant number तो था ही.
दूसरा वाज गजा, एंड गजा एक्चुअली इज कोस्टल एरिया, तो इस वजह से एंड बीच में इनको एक कॉरिडोर मिलना था, इन द सेंस दे वुड गेट अ सेफ पैसेज बेसिकली बिटवीन दिस टू पॉकेट्स, ताकि कोई इशू ना हो सके. बट 2007 में क्या हुआ, बिकॉज हमास केम इनटू पावर इन गजा, वेस्ट बैंक जो दूसरा पॉकेट है जहां पे पीएलओ आज भी कंट्रोल में है, फतह स्टिल इन कंट्रोल, नोबडी गेव रिकॉग्निशन टू हमास. ऑफ कोर्स हमास केम टू पावर क्लेमिंग कि ये तो एक नंबर के चोर हैं, करप्ट हैं, सोल्ड आउट हैं, इन्होंने पैलेस्टीनियन कॉज को डाइल्यूट किया. दैट वाज द एंड देयर वाज मैसिव करप्शन अंडर पीएलओ बाय द वे. जब एक्चुअली रूल करने की बारी है तो चोर बाजारी तो इतनी थी, मतलब सोच भी नहीं सकते भाई, इंतहा चोर बाजारी थी. सो दैट वाज अ बिग कॉज ऑफ ग्राउस इन द लोकल पीपल एज वेल. प्लस इस्लामिस्ट कॉज की बात तो थी. तो दैट इज व्हेन हमास एक्चुअली केम टू पावर. नोबडी गेव रिकॉग्निशन टू हमास, माइंड यू, आज भी अभी भी नहीं देते हैं. इवन अमंग्स द अरब कंट्रीज हमास के साथ कोई डील नहीं करना चाहते हैं, बारिंग कतर. और कतर के अपने रीजंस हैं, बिकॉज कतर इज कैप्टिव टू द मुस्लिम ब्रदरहुड इंटरेस्ट, Okay. अनलाइक अदर कंट्रीज हु हैव बैंड मुस्लिम ब्रदरहुड. मोस्ट Other Muslim countries have banned Muslim Brotherhood. Yeah. Okay. इख्वानुल मुस्लिमीन को उन्होंने बैन किया हुआ है, Okay. बिकॉज दे कंसिडर एज अ शैडोवी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विद इन देयर, जो बहुत एनार्की फैलाती है इन कंट्रीज में. एंड दे हैव राइटफुल रीजन टू बिलीव दैट. बट बिकॉज वो डर रहता है ना, इसीलिए दे हैव टू एस्पाउस पब्लिकली सो मच पैलेस्टाइन पैलेस्टाइन पैलेस्टाइन. कि internally उनके लोग अपनी इंटरनल सिक्योरिटी की वजह से दे हैव टू डू दैट हाफ ऑफ द टाइम. which is that the reason why India also doesn't toe that line? There is this belief that yes, it will make a difference. जबकि historical record हमेशा रहा है that Indians were not at all concerned about the Palestinian cause, or for that matter even India के अंदर actually जो Indian Muslims by and large जो थे had little to do with Palestine. They were more interested in the Gulf. वो Gulf में जाके radicalize हुए इस issue पे ज़्यादा, I would say. Especially 60s 70s onward, जब Muslims started going to Gulf, केरला से हों, आपके यूपी से हों, एमपी बिहार से हों, बिहार झारखंड वाली बेल्ट से, एंड गल्फ पे ऐसा, एंड गल्फ, अच्छा उन्होंने भी एक बड़ा स्मार्ट गेम खेला माइंड यू. अपनी ऑयल मनी से बेसिकली उन्होंने अपना कचरा बाहर एक्सपोर्ट कर दिया. ये इस्लामिक रेडिकलिज्म का जो कचरा था, हाँ. वो खुद तो उसको हैंडल करने देते, सो दे बेसिकली एक्सपोर्टेड इट टू द अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया. राइट. वो जो पॉइजनस आइडियोलॉजी है, आज वो खुद एडमिट करते हैं कि ये आइडियोलॉजी ऐसी है, आपको नहीं समझ आती. There was a Saudi minister who said, let me be very clear, and I'm going to put it in English. उसने ये बोला, so that you don't misinterpret it or mistranslate it. These are snakes. You will regret hosting these guys. And I think at some level, a lot of countries are basically bearing the brunt of doing that mistake themselves, of hosting these so-called politically persecuted refugees. जो most of them are not politically persecuted, they were basically extremists जो अपनी कंट्री से भगा रहे थे इनको, जो भाग गए because they would have been caught, tried and executed on the spot because of their beliefs. अच्छा, लेकिन इजराइल की, अच्छा एक और बात मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ आपको. इजराइल की जो मेजॉरिटी इज नॉट यूरोपियन जूज और अमेरिकन ओरिजिन जूज, और द मेजॉरिटी ऑफ जूज टुडे इन इजराइल आर पीपल हु वर जूइश एंड यूज्ड टू लिव अक्रॉस द अरबिक वर्ल्ड, Arab speaking nations. Damascus, बगदाद, कायरो, आपका इराक, सीरिया में जो आपके, और भी अलेपो, आपका ये क्या बोलते हैं, आला बेल्ट कौन सा होता है, इवन आपके जो यूएई वगैरह में कुछ, ओमान में कुछ स्मॉल नंबर्स में होते थे. बेसिकली जितनी अरब, जब इजराइल फॉर्म हुआ तो ऑल दिस जूज वर एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर पेरेंट कंट्रीज, माइंड यू. वो उन जूस का होमलैंड बना है असल में, एंड दैट इज ऑल्सो बिकम अ वेरी बिग टॉकिंग पॉइंट फॉर देम कि एक्चुअली आप लोगों ने अपने जूस का क्या किया. अगर हम नहीं होते, इफ इजराइल वाज नॉट देयर, व्हाट वुड हैव हैपेंड टू दीस गाइज. ये एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट रखा हुआ है इजराइल ने अपने फॉरेन पॉलिसी नैरेटिव में. बट पैलेस्टीनियन साइड अभी क्या कह रही है, लाइक जो पैलेस्टीनियन का जो इशू है, ऑफिशियली आर दे आल्सो इन अलाइनमेंट विद टू नेशन? सो हियर इज द थिंग, द वेस्ट बैंक गवर्न्ड बाय फतह, यहाँ पे एक अलाइनमेंट इस बात पे एक्सेप्टेंस है. हमास विल नेवर एक्सेप्ट इट. अच्छा, हमास को बनाने में इजराइल का खुद का एक मिस्टेक है एक तरह से, बिकॉज दे हैड दिस काइंड ऑफ थ्योरी जो इंडिया में भी फॉर इंस्टेंस पॉपुलर फ्रंट को लेके बहुत आती है, दैट लेट देम गैदर, लेट दीज एक्सट्रीमिस्ट गैदर इट अंडर वन अम्ब्रेला. ओके, सो दैट इट विल बी इजियर टू टैकल देम.
सिमी को बैन किया, सिमी के बैन करने के बाद PFI बनी थी इंडिया में. So for them it is a similar kind of experiment from a intelligence operations perspective. तो कुछ हद तक तो उनका खुद का रोल है, उनकी खुद की क्रिएशन है हमास, इजरायली इंटेलिजेंस की, शिन बेट और मोसाद के मिलके. लेकिन क्या हुआ है कि इट वाज वेरी इजी टू से दैट दे हैव सोल्ड ऑफ द कॉज, एंड बियॉन्ड 1960s 72 बेसिकली द पैलेस्टीनियन कॉज फ्रॉम बीइंग एन अरब नेशनल कॉज बिकेम एन इस्लामिस्ट कॉज, जो बहुत बड़ी गलती हो गई. अब उसके पीछे रीजन था. क्या हुआ था कि 53 की वॉर के बाद पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज, आर्म्ड मिलिशिया रेफ्यूजीज माइंड यू, वर लिटरली कंट्रोलिंग लार्ज स्वेथ्स ऑफ कंट्रीज इन द रीजन. जैसे जॉर्डन का केस था, ट्रांस जॉर्डन का हिस्सा जो था एक्चुअली वो गजा वाला एरिया होता था, जो बेसिकली सीज किया गया था. माइंड यू, इट वाज नॉट ओरिजिनली पैलेस्टाइन, इट वाज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय जॉर्डन. जॉर्डन से 67 में छीन लिया गया था. ओके. अब क्या हुआ कि जॉर्डन की जो रॉयल फैमिली है, इट इज दे कॉल देमसेल्व्स द डिसेंडेंट्स ऑफ द प्रॉफिट माइंड यू. उनके फैमिली के एक ऑफशूट से निकले हैं. लार्ज पार्ट्स ऑफ जॉर्डन पर्टिकुलरली वर कंट्रोल्ड बाय द पैलेस्टीनियन मिलिशिया, स्पेशली बिकॉज उनको इतनी खुली छूट मिली थी गमाल अब्देल नासिर की वजह से. तो उनका राज चलता था. They were a state within a state. And it came to the point that they tried assassinating the royal family members, including the king, 67 में. So there's this very famous, rather infamous incident called the Black September incident. What is the Black September? Because Palestinians created the crisis of a civil war inside Jordan. Okay. तो उनको मास एक्सपेल किया गया, एग्जीक्यूट किया गया, मिलिट्री एक्शन किया गया उनके अगेंस्ट. तो वो जो महीना सितंबर के महीने में किया गया था, इसलिए ब्लैक सितंबर बोलते हैं. ये जॉर्डेनियंस ने किया था, जॉर्डेनियन आर्मी ने अंडर द किंग पैलेस्टीनियंस. और उसके खिलाफ आज भी बहुत रोज बहुत अरब लोग स्पीकर्स में रहता है कि हाउ डेयर दे डू दैट. लेकिन जॉर्डन ने वो किया जो लेबनान नहीं कर सका. अच्छा, लेबनान बाय द वे वाज सपोज्ड टू बी अ refuge for Christians, Arab Christians. Yeah, that तो is a very big debate anyway. And Lebanon की story तो सबने discuss करी है कि कैसे demographic change हुआ because they settled Palestinian refugees and they played politics, जिसकी वजह से फिर वो 3 community formula निकला कि Christian president होगा, speaker ये होगा, that didn't work out, and it's been a big failure. And Hezbollah, mind you, gets supported like Hamas by Iran, and Hezbollah operates out of Lebanon, and it is a state within a state. Okay. So आपका फिर वो बहुत सारे and the new players basically turned up in that sense. Iran became the new player in the Gulf region after it gained some military economic prowess, and they started playing these dirty games. So two-state solution इसलिए भी acceptable कभी नहीं बन पाएगा क्योंकि ईरान की अड़ंगियाँ रखी है. And India is in favor of two-state. India is it's very consistent, thankfully, on the two-state solution. ये है. This is a reality. Deal with it. But Palestinians are still like. Though Indian they don't have any clear idea कि उनको चाहिए. Palestinians, at least West Bank में वो clarity है, Gaza में वो clarity नहीं है. Gaza तो खैर controlled by Hamas only. Because of that उनका तो intention ही नहीं है. Even if people wanted to revolt against Hamas, they can't. Because Hamas is literally like the Gestapo. You can't even think freely. उन्होंने ऐसा इन्वायरमेंट बना रखा है. तो इसमें अभी लास्ट ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे देवर टॉक्स की ट्रम्प के जो जिसका बेटा था राइट, और या बेटा नहीं दामाद था शायद राइट, जो managed to get this peace deal. तो ये Abrahamic Accords राइट, जो ये पीस ट्रीटी थी उसमें व्हाट वाज इंटेल्ड इन दैट, एंड आल्सो वुड थिंग्स हैव बीन डिफरेंट अगर ट्रम्प अभी प्रेसिडेंट होता. देखिए उसको कहना बड़ा मुश्किल है. And the simple reason is because अगर इसराइल पे कुछ भी ऐसा ट्रम्प के अंडर भी होता, the position would have been the same for the American establishment. So to imagine an alternative scenario is not necessarily possible. अच्छा, Abrahamic Accords basically formalize the already existing but informal ties between Arab nations and Israel. Okay. बहुत सारी अरब कंट्रीज हैं जो इजरायली डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं, माइंड यू. समझ रहे हो मतलब, बट वो सीक्रेटली खरीदना, पब्लिकली नहीं खरीदना.
I remember reading these incidents of Israelis, Jordanians, and Emiratis meeting in some random obscure location in Dubai for semiconductor projects. है ना, ये सब चल रहा है. There is a Middle East accelerator program, particle accelerator program, जिसमें Israelis, Arabs सब मिलकर काम कर रहे हैं. तो वो चल रहा है, वो बहुत सालों से इनफॉर्मली चल रहा है, बस उसको फॉर्मलाइजेशन दिया है इन द सेंस दैट दे रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ इजराइल टू एग्जिस्ट एज अ नेशन so long as the two-state theory is, or two-state solution is acceptable. And that is basically what Israel has been talking about pragmatically for the last so many decades now. We are open to the two-state solution. हम नहीं करेंगे two-state, हम इसको oppose ही नहीं करेंगे. जेरूसलम को लेके बहस है खैर, but we will not oppose the two-state solution. जेरूसलम वाला जो 35 एकड़ का जो लैंड मास है, that falls completely under West Bank, right? So it's basically sort of governed jointly, I would say. एक portion is governed by Israel, another portion is governed by the Palestinians. And within West Bank, the IDF as well as the Israeli दोनों की police, presence है. proper presence, right? They are the West Bank also is controlled militarily or politically. On all sides basically, वो एक तरह की parastatal मतलब basically एक police type organization चलाती है जो West Bank में फतह चलाती है. That's it. It's not even an army. You can't even call it an army. So Palestinians don't have their army of they don't necessarily have an army in that sense. Whatever they have is just Hamas and जो Hamas के पास है, Hamas got support, technical support from a lot of these countries, financial support also. Hamas की सारी leadership कतर में रहती है. क्यों रहती है? Why is it being entertained in Qatar? Because of the influence of the Islamic Brotherhood, Muslim Brotherhood elite, जो उनके elite को mind capture कर रखा है Muslim Brotherhood ने. And they are the only ones who, by the way, Hamas के कहीं और रह ही नहीं सकते. आप ये ध्यान रखिएगा. They cannot live anywhere else. So it's a reality. Now, when you have that situation, Qatar, by the way, is treated as a terrorist state by most Arab nations. Arab Peninsula पे आपको I don't know how many people know this. There is a formal boycott of diplomatic relations with Qatar of most Arab nations. Okay, but ये popular knowledge में तो नहीं है ऐसी चीज़. वही ना, because Arab nations को कौन follow कर रहा है ढंग से. Even for that matter, जब ये हमास का अटैक हुआ था, the statement of the Saudi Arab foreign ministry was not correctly translated. Their translation, the correct translation, which was done by Zahak Tanveer, I met him, a great mind. Saudi में पढ़ाते हैं, अपने यहाँ इंडिया के ओरिजिनली हैं. He did the correct translation. Said Israel has a wait and watch strategy on this issue. हम देखेंगे, let the facts come out, तब हम बात करेंगे. They just said that whatever happened, and they essentially reiterated the two-state solution as the only way out. तो इसमें उन्होंने ना उनको क्रिटिसाइज किया ना उनको क्रिटिसाइज किया, उन्होंने बोला बीच का रास्ता ले लिया. आप समझ रहे ना? बट ये बीच का रास्ता आने दे कौन नहीं रहा है? सो दिस इज वेयर वी हैव दिस सिचुएशन वेयर इट बेनिफिट्स पीपल नॉट टू लेट द अब्राहमिक अकॉर्ड्स रीच इट्स कंक्लूजन, which would be the normalization of relations between Saudi and Israel. Okay. Apparently, we were just weeks away from doing that deal. The globe world as is. But वो ये हो गया, वो now अब अगले 40 साल नहीं हो सकता, ये मैं मानता हूँ. अब तो इतना escalate हो गया, अब तो escalate हो गया, and it has become, and the Muslim Brotherhood has taken it to a level of rhetoric, shrill rhetoric, कि कोई मुस्लिम कंट्री इसराइल को ना क्रिटिसाइज कर पाए, वो सिचुएशन में रह नहीं पाएगी. Sadly, UAE condemned Hamas's attack. खैर UAE is not that big a country, but countries like Saudi Arabia और इराक और सीरिया वो नहीं कर सकती खुल के ये बात. Egypt also has been very diplomatic on the question. Mind you, Egypt is not willing to take Palestinian refugees right now. Safe passage बड़ी मुश्किल से रो पीट के बना है, वो तैयार नहीं थे लेने को, बिकॉज वो भी अपने हाथ जला चुके हैं. साइनाई में Palestinian terrorists were causing havoc the same way they were doing it in Jordan. और they were doing it in Lebanon. अच्छा, लेबनान में इनफैक्ट लेकिन इसमें ये भी देखे आप कि Israel also gave them reason to be able to complain. जैसे कि लेबनान में जब सिविल वॉर छिड़ी थी 70s में, तो Israeli forces intervened on the side of the Christian Arabs. And they also conducted massacres in camps, is the allegation that is against them, and there is some element of truth to that.
अच्छा, एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ. जब जॉर्डन में जब हुआ था ना ये ब्लैक सितंबर मूवमेंट, गेस हु वाज लिटरली द सिक्योरिटी फोर्स, एडिशनल सिक्योरिटी फोर्स और एडिशनल ट्रूप्स किस कंट्री के थे? आप गेस करो, जो पैलेस्टीनियंस को बेसिकली मैसेकर कर रहे थे. गेस करो. ये अरब कंट्रीज में से ही कोई एक होगी. नो, नहीं. पाकिस्तान. अरे पर ये मोहम्मद रिजवान तो सपोर्ट में है गाजा के, उसके बाद उनको नहीं पता, ये फैक्ट उनको नहीं पता. बता नहीं सकते ना. जियाउल हक को आज भी गालियां क्यों पड़ती हैं? इसी वजह से पड़ती है जियाउल हक को. अपेरेंटली ही वाज द कमांडर इन चार्ज ऑफ द पैलेस्टीन ऑफ द पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस इनसाइड जॉर्डन. अच्छा, हाँ, आई नो, आई हैव हर्ड अबाउट इट. या they massacred Palestinians, slaughtered Palestinians like anything. अच्छा, मजे की बात बताता हूँ मैं क्या है. नया नया रियासत मदीना जब बना था तो हम जी इस्लामी उम्मा की बात करेंगे, पैलेस्टाइन का कॉज उठा लिया उन्होंने. अच्छा, दैट टाइम द एलीट वाज आल्सो क्वाइट अ बिट इन्फ्लुएंस्ड बाय द कम्युनिस्ट इनसाइड पाकिस्तान. तो वो भी चलो मतलब बाई पार्टिसन कंसेंसस था इशू पे. दिस इज तारिक फतेह स्टोरी, माइंड यू, नॉट माई ओन स्टोरी. तो तारिक फतेह बताता, कराची में पढ़ता था वो भी, एंड कराची में पैलेस्टीनियन स्टूडेंट्स आते थे. बोलते हम तो हैरान होते थे पैलेस्टीनियन स्टूडेंट्स, हमको लगता था पता नहीं कितने सजदे करते हैं. बोलते वो साले वो नमाज पढ़ने को तैयार नहीं. दे वर सो डिफरेंट, माइंड यू. एंड वो बोलते थे आप और हम एक ही है, इस्लामी उम्मा. द पैलेस्टीनियंस विल लाफ ऑन द फेसेस ऑफ पाकिस्तानीज. बोलते तुम हम कहाँ एक हैं, तुम हमारे टॉयलेट साफ करने वाले लोग हो. वो अरब मेंटालिटी क्योंकि Exactly. है वो वाली सुपीरियोरिटी वाला. तो किसी ने मैंने जब किसी को कहानी सुनाई तो बोलते तो इसका मतलब बेसिकली पाकिस्तानी में भड़ास निकाल रहे थे पैलेस्टीनियंस के ऊपर फॉर ऑल दिस क्रिटिसिज्म दैट दे यूज्ड टू फेस. पाकिस्तानी स्कॉलरशिप देते थे इनको पढ़ने के लिए पाकिस्तान के यूनिवर्सिटीज में पैलेस्टीनियंस को. और अपेरेंटली उस टाइम तो ठीक ठाक ही होती थी इनकी भी यूनिवर्सिटी. हाँ, कराची वगैरह वो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज मानी जाती थी. कराची में या आपका ये लाहौर में यूज्ड टू बी प्रेडोमिनेटली कराची दो बिकॉज coastal area and somewhat similar to Israel in terms of weather and climate. So, but ये आप सोचिए कि ये कितना स्ट्रेंज गेम है मिडिल ईस्ट का कि पैलेस्टीनियंस को ठोकने वाले लोग जो हैं, फॉर वांट ऑफ अ बेटर टर्मिनोलॉजी, भी वही लोग हैं जो सपोजिटली उनके कॉज को लेकर भागते रहते हैं रोज. राइट. समझ रहे हो? दैट्स व्हाई and I'm very glad that India has taken the kind of position it has taken under this government. Okay. This is a snake pit, don't enter it. Okay. आप अपने हाथ ही जलाओगे इस प्रोसेस में. बाहर से भी नहीं, अंदर से ही जला सकते हो. Exactly. You never know कि आपको पता है कि Don't take a stand either way. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इजराइल के लिए एक ट्वीट कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैलेस्टाइन के लिए ट्वीट कर दिया, शांति. एंड नोबडी रियली नोज ना कि इवेंचुअली आप इंटेलिजेंस किसके साथ शेयर कर रहे हो या एड किसको दे रहे हो. देखिए, इंडिया इजराइल के इंटेलिजेंस की बात तो है ही है. मतलब देयर इज एन अलायंस एंड इंडिया इज आल्सो बिग प्रोक्योरर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट. इजराइल्स 40% ऑफ इजराइल्स डिफेंस एक्सपोर्ट्स एक्चुअली हैपन टू इंडिया. ओके. सो इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम. एंड दैट डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन इन 93 वाज प्राइमरली ड्रिवन बाय दैट. अच्छा, आपको पता है डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन कैसे मिली थी? आप सोच भी नहीं सकते हो. पीवी नरसिम्हा राव इज हैविंग चाय विद यासिर अराफात और फॉरेन मिनिस्टर लास्ट मिनट में जब उसको बाहर लेके जा रहे हैं एक घंटे बाद, तो उसको बोलते हैं हाँ एंड वी आर गोइंग टू गिव डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन टू इजराइल. दिस इज द स्टोरी दैट्स टोल्ड. ओके. उसको बेसिकली धप्पा कर दिया, जैसे बोलते हैं ना हमारी हिंदी में. वाओ. ओके. एंड ही हैड नो ऑप्शन लेफ्ट. बट फैक्ट रिमेन्स दैट इंडिया हैज ऑलवेज रीच्ड आउट विद ह्यूमैनिटेरियन एड व्हेनेवर नीडेड फॉर द पैलेस्टीनियंस. There are some Palestinians, in fact, who also live in India as refugees, UN refugees, proper UN recognized refugees. Delhi, NCR में आपको दिखते हैं, कुछ बॉम्बे, बैंगलोर में भी दिखते हैं. And some of them still come to study to India. बैंगलोर वगैरह में, केरला में तो होता ही है. My problem, of course, now is that the politics of Islamists in India is trying to make the Palestinian cause an Islamic cause also, जो नहीं था necessarily. इंडिया के लिए एटलीस्ट, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में कभी भी. जो केरला में पैलेस्टीन के एम्बेसडर को ले जाके जो बात कर रहे हैं, जो कुछ मुस्लिम लीग के नेता हैं वहाँ पे, केरला की मुस्लिम लीग के नेता जो करना चाह रहे हैं मॉस्क में जाके को, व्हाट इज द नीड फॉर ऑल ऑफ दैट? एंड वी रियली नीड टू क्रैक डाउन ऑन दिस काइंड ऑफ बिहेवियर. आई स्ट्रांगली फील दैट द गवर्नमेंट शुड हैव गिवन अ डिमार्शेट टू द पैलेस्टीनियन एम्बेसडर कि देखिए आपके कॉज के लिए हम अगेंस्ट नहीं है, वी हैव सिंपैथीज टुवर्ड्स योर कॉज, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हमारी पॉलिटिक्स के अंदर आके. You can't use art. You should not use our land for and create turmoil in our domestic politics. अच्छा, interestingly, that is one aspect of it. The other aspect is कि the
a lot of Indians, obviously, for obvious reasons, sympathize with the Israeli cause as well, right? The Jew cause. But you've said it that हमें इतना भी openly, we have to basically balance out and see कि कहाँ पे we have to support them and क्या चीज़ें हैं जहाँ पे हमको थोड़ा बहुत अपने हाथ पीछे लेने चाहिए. देखिए, पहली बात तो द रीजन वाई पीपल फील सो स्ट्रांगली अबाउट इजराइल इन इंडिया, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ी है लोगों की, दे सी सिमिलैरिटीज बिटवीन द जूइश कॉज एंड द larger dharmic cause in India. But you have to realize one very important thing. The factors driving the Jewish cause are very different from the factors driving the Hindu cause. Persecution दोनों का रहा है, no doubt. लेकिन the creation of Israel was basically like a compensation for the white guilt. आप समझ रहे ना? It's a compensation for white guilt. जो उनका जो stance है, it is over compensation for all the persecution, centuries of persecution they have taken up. The only analogy I would like to give in that case is कि सऊदी अरेबिया कल को हिंदूज के लिए डिफेंड करने के लिए खड़ा हो जाए. वाओ, राइट. आप समझ रहे हैं, उस तरह की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. टर्की और क्या टर्की हमारे सपोर्ट में खड़ा हो जाए हिंदूज के? दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन एवर यार इन द केस ऑफ इंडिया. सो यू नो, we don't hear that kind of argument anywhere when it comes to India defending or supporting Israel. देखिए, इंडिया गवर्नमेंट That नहीं is करना just चाहिए. unconditional so far, right? हमारे स्पेशली एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो बावली हो रखी है इस इशू पे. देखिए, I understand that you have grouses against Islamic terrorism, you know that, but you have to realize that the world itself accepts a two-state solution, na? It is done and dusted with, period. Live with it. And they are fighting for themselves. We should look at it from a humanitarian angle eventually. क्योंकि खून तो unfortunately दोनों साइड पे बह रहा है. What Hamas did was condemnable for sure. Israel has every right to hit back on terrorist organizations. But I think we should also be very cautious about the fact that and be equivocal in condemning Israel if it breaches. If, mind you, it breaches the humanitarian boundary. But then how will they make sure that that doesn't happen? Because we know for a fact that these Islamists are going देखो, to उनकी use स्ट्रैटेजी यही है. women and children as उनकी shields, स्ट्रैटेजी right? सैडली वही है. Then how are they going to नहीं तो defend वो themselves? अब वही बात है. मतलब दैट इज व्हाई इंडिया आल्सो हैज टू यू नो नॉट नेसेसरली कंडेम इट इन दैट मेनी फिजिकल, इन दैट मेनी वर्ड्स इन दैट वे, बट एटलीस्ट प्राइवेटली एटलीस्ट इंडिया को ये बोलना चाहिए कि बॉस लाइन मत क्रॉस करो. Okay. एंड पैलेस्टाइन को ह्यूमैनिटेरियन एड देने में कोई नुकसान नहीं लगता मुझे, स्पेशली वेस्ट बैंक पे इस समय. I don't. Though the sad part is that these Hamas type people have basically misused humanitarian aid over the years. Example बताता हूँ. There used to be steel pipes sent from China. Those were converted into RPG. वो जो होते हैं propellers. Okay. Basically कहते हैं retrofit जैसे बोलते हैं. भूखे रहेंगे मगर जो एड आई है उसको. What is the point of support? What is this madness then? और उनके हमास कंट्रोल जो टीवी चैनल्स हैं, दे स्प्रेड द वाइलेस्ट प्रोपेगेंडा अगेंस्ट जूस. दे एक्चुअली इवन इन कंट्री लाइक सीरिया वगैरह आज भी देयर आर टीवी शोज जहां पे जूस को ऐसे दिखाया जाता है, आप सोच भी नहीं सकते हो. डेमोनिक सैटेनिक पीपल essentially. It's laughable. It would have been laughable if it were not so bone chilling in terms of its implications. बच्चों के मुंह से बातें बुलवाई जा रही हैं. School kids, nursery kids, play school kids. I will go and destroy Israel. I will kill every Jew of this. I will wipe out every Jew of this earth. सोचिए 3 साल के बच्चे से बुलवा रहे हैं. ये क्या? तो how can any person in their right mind support organizations like Hamas? That's the sad part that is still coming up. There are people who are willing to defend Hamas even in India. And brush up all this. Brush away all this under the carpet. And that's very shameful. अच्छा, this is the one point that I think we skipped in between. ये मोसाद का फेलियर है क्या? क्योंकि इतना बड़ा मतलब 5000 रॉकेट लॉन्चर्स देखिए, more than Mossad, it is also about Shin Bet. Shin Bet is the internal agency. Okay. तो दोनों का फेलियर है, but it is also failure arising not just from intelligence gathering. देखिए, intelligence gathering is a very complex exercise, right? If you ever hear people like Mr. Vikram Sood talk, they'll tell you it is a lot about data analysis. आपको जगह जगह से इनपुट्स आ रहे हैं, आपको सबको कोलेट करके कोई स्टोरी पुल आउट करनी है उसमें से, कुछ सेंस बनानी है उसमें से. एंड दे कैन बी एग्जैक्टली यू हैव टू फिल्टर आउट द नॉइज एंड मेक कॉन्क्रीट असर्शंस. एंड it is complicated even by the fact that sometimes your worst sources give you the
most credible information and your best sources fail to give you the right information. समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा हूँ मैं? So it's a game of हिट एंड ट्रायल भी है एक तरीके बहुत का. बड़ा hit and trial होता है ये. And frankly, terrorists have to succeed only once Yeah. to create impact. तो वो एंगल रहता है. लेकिन Israel has rather the agencies had developed a sense of hubris over the decades. कैसे? वॉल बनाई, अब क्या कर लेंगे? आई विल मेक देम इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन मी. तो जॉब्स के लिए आने दिया लोगों को अंदर, इकोनॉमिक मूवमेंट अलाउड करते हैं. So that way Israel has been very flexible कि इतना हाँ to नहीं, and so fro होता है. their logic was selfish in it. They think Okay. if they become economically dependent, and by the way इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी ये बातें बहुत करते हैं लोग कि इकोनॉमिक डिपेंडेंस आ जाएगी तो ठीक तो हो वो जाएगा. रिश्ते नॉर्मलाइज हो जाएंगे, दे विल हैव टू एक्सेप्ट अस. बॉस ऐसा नहीं चलता है. देयर इज एन आइडियोलॉजी which is will driving never everything, rest. It will just wait and bide its time हमेशा. अच्छा, टाइमिंग देखिए. योम किपुर 67 में भी योम किपुर पे हमला उनका किया. बड़ा दिन होता है उस दिन. इट्स अ बिग इम्पोर्टेंट रिलीजियस ट्रेडिशन फॉर देम. एंड उस टाइम पे बहुत सारी फोर्सेस जो है छुट्टी पे जाती हैं. ओके. सो दे टुक एडवांटेज ऑफ दैट. आयरन डोम बनाया. आयरन डोम, लेकिन कुछ सालों से डिस्कशन चली थी आयरन डोम की भी अपनी लिमिटेशन है, एंड दैट गॉट प्रूवन राइट नाउ. या आई मीन एनीवे अगर 5000 सच में गए हैं रॉकेट्स तो Exactly. कुछ तो लिमिटेशन होगी, ऐसा तो नहीं है. The maxim in military terms that quantity has its own quality has been Yeah. proven right, या. whether we like it or not. आयरन डोम का एक एक रॉकेट जो है लिटरली कॉस्ट लाइक सम 6 or 7 मिलियन. ठीक है, इंटरसेप्शन रॉकेट मिसाइल का. कॉन्ट्रास्ट दैट इज विद कि वो जो एक $1,100,000 में जो वो छुट भैया टाइप मिसाइल बना के आप पे फायर करता है. हु इज पेइंग द प्राइस फॉर इट फ्रैंकली? एंड हाउ इज हमास गेटिंग So that's the thing. मतलब कतार तो है ही, बट देन स्मगलिंग वाया द कोस्टल रूट. एंड आल्सो दिस इज द न्यूज़ ऑफ ईरान, यूक्रेन वाले यूक्रेन से डाइवर्शंस मिली हैं. हाँ. दिस इज नॉट न्यू बाय द वे. आई एम नॉट सरप्राइज्ड बाय इट आइदर. वी न्यू दैट द रेजिस्टेंस फाइटर्स फॉर इंस्टेंस इन सीरिया who are being backed by the Americans also included terrorist organizations like Al-Nusra and Al-Qaeda and ISIS, and they were also getting American weapons to fight Bashar al-Assad. जबकि अमेरिका said we have no clue वो क्या हो रहा है. Now this, more than America necessarily doing it deliberately, I think it is also a bit of America frankly having zero control over its own foreign policy actions right now. अब वो तो होगा ही ना. अभी अगर जो आपने इतना बाइडेन, बड़ा जब तक जो बाइडेन है, you can't rely not just on. about Joe Biden. They've created a hydra over the decades which is out of their control. It's a multi-headed hydra. एक सर काटो दूसरा कहीं से निकल आता है. This is what they've created in the last few decades. उनको खुद नहीं पता कि उनके weapons smuggle हो रहे होंगे till somebody discovers it out of the blue. I would not be surprised if that is the case. See, they are considered the best. Mossad भी was considered the best ना. फेलियर सबका हो सकता है, मेरे कहने का मतलब ये है. एंड वंस द कैट इज आउट ऑफ द बैग इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल इट और ब्रिंग इट बैक इनटू द बैग ना. वो वाली प्रॉब्लम हो रही है इस समय. यूक्रेन के वेपन, व्हाट इज द यूक्रेन की लीडरशिप इज थॉरली करप्ट. व्हाट आर द ऑड्स, और रादर हाउ कैन यू से दैट यूक्रेन के जो करप्ट लीडर्स हैं, जो करप्ट एलीट है, जो करप्ट मिलिशिया है, वो वेपन्स ना बेच रही हो ब्लैक मार्केट में? How can you say that this is not possible? I want to believe that this may be a case. Okay. Acha, now this brings us to another point that is very important for us as Indians obviously, क्योंकि इंडिया और मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की बात हो रही थी. नया ये प्रोजेक्ट था, नए सपने वपने बनाए थे इन्होंने. अभी सरा भट्टा बैठ जाएगा इसका, तो आपकी क्या राय है इस बारे में? So the India Middle East corridor basically has gone up in smoke. ठीक है, because unless the Abrahamic Accords doesn't come to its natural conclusion जो हमने बात करी थी of the peace of the recognition of Israel by Saudi Arabia, it cannot happen. Now you have to put it in perspective. आपको perspective बताता हूँ क्यों. China's BRI का competition होना था IAM से, Belt and Road Initiative ना. Now who are the countries that are in China's ambit? Right? ईरान, रशिया. ठीक है. ओके.
पाकिस्तान तो खैर वो because तो नाम natural enemies of America in a way. बेसिकली यस इट्स एन वही अलायंस ऑफ फंडा है। कन्वीनियंस एंड ऑल्सो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी चाइना पे इनकी बहुत ज़्यादा हुई है कंट्रीज की ऑफ लेट. Russia is literally, both of them are nearly vassal states today of China. Now here's the fun part. Hamas का जो मिलिट्री कमांडर है, he had studied in China, he has a Chinese Muslim wife. अच्छा. समझ रहे हैं? साना मुस्लिम एथनिसिटी है उसकी, साना एथनिसिटी है. एंड चाइना में अगर कुछ ऐसा होता है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके साथ कुछ कोई टाई अप या इंटेलिजेंस लिंक ना हो. फिर मैंने आपको चाइनीज स्टील पाइप वाली बात बताई थी ना, अभी फिर से इट सीम्स दैट चाइनीज मटेरियल दैट आर गेटिंग डाइवर्टेड फॉर वेपनरी. ओके. ठीक है, और डेवलपिंग दीज शॉर्ट ग्रेड वेपन्स एंड स्टफ लाइक दैट. Hezbollah and Hamas are openly financed both from Qatar and Iran. Now Qatar is the dirty player here. क्योंकि कतर नेटो का भी हिस्सा है टर्की की तरह. Turkey is also a dirty player basically in that sense. So what are the odds कि इसमें एक चाइनीज एंगल नहीं हो सकता, और एटलीस्ट एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग नहीं है चाइना की कि लेट इट हैपन. ये सोचना चाहिए हम सबको. दिस इज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दैट इज गोइंग ऑन एंड द कॉरिडोर्स और द थिएटर्स ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर ना. थर्ड बोलूंगा, हाँ. सेकेंड कोल्ड वॉर रादर. सेकेंड कोल्ड वॉर, हाँ. बट आई सी इट एज अनदर वर्ल्ड वॉर दैट हैज ओपनड अप. And it's a very gloomy picture from my side, but I feel that it's happened. जिसके strings अभी चाइना में So China basically was looking at what would happen out of the Ukraine operation of Russia. The best thing that has happened for China out of that so far is that Russia has become totally dependent on China. That, and I think also this plays out well for China because it is for everyone to see how weak America has become, right? And how that weak America relatively is, and how China is the authority or the big daddy in the region now. Right. ठीक है? It is rather the only competitor to American hegemony. वो वाली पिक्चर प्रेजेंट करने के लिए वो चाइना की. एंड चाइना विल डेफिनेटली माइंड यू यूज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू डिराइव लेसन्स ऑन वेदर इट वांट्स टू टैकल इट्स एनिमी फर्स्ट और वेदर इट वांट्स नेशनल इंटीग्रेशन फर्स्ट. नाउ द एनिमी हियर इज ऑफ कोर्स अस. And the national integration question is on Taiwan. Yeah. यूक्रेन के एक्सपीरियंस से इनको समझ आ गया कि Taiwan operations might not be as conducive. So what happens in that case? The third front opens up on the enemy border. Okay. And in all likelihood, and I've been saying this since the Ukraine times, मैं भी and even people like General P.R. Shankar जो बहुत चाइना अच्छे ऑब्जर्व है, India needs to literally be extra vigilant on the borders, चाहे वो वेस्ट हो या ईस्ट हो. कोई भरोसा नहीं है क्योंकि वो पिट्ठू उसके भी हैं दोनों साइड पे. हम चाइना भी है, वो चाइना 0.5 भी है, मतलब बेसिकली चाइना लाइट बोलूंगा पाकिस्तान के आर्मी. तो दोनों साइड से चाइना हमला कर सकती है हम पे. वी रियली नीड टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस ऑन दिस फ्रंट. कोल्ड वॉर चल रही है, वर्ल्ड वॉर हो चुकी है शुरू में, मानता हूँ. सी इफ यू लुक एट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर फॉर दैट मैटर, it wasn't till 1942 that real military action took place around the world. There were pockets of fighting going on everywhere. What you're saying is कि nobody is explicitly going to call out कि oh now is exactly. World War III. कोई नहीं बोलने वाला है. It has already started थोड़ा in a way and चालू then हो गया. And don't be surprised if the escalation now happens in other theaters जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते हो इस समय. And once the third front opens up, then तो it's a free all hell breaks. Then it's a free for all for everyone. अगर ताइवान इन्वेजन होता है, mind you, mark my words, Japan and South Korea will attack China along with America. Because they cannot afford the closure of the sea route. वो होगा. Similarly, but India के साथ वो necessarily नहीं हो सकता ना. Because India is not that kind of a defense signatory to US, with the US or NATO or any such alliance अभी भी. Quad कहने के लिए है, mind you. नाम का. Quad के नाम पे जो सब चल रहा है हम सब देख रहे हैं. ठीक है. हाँ, ये है that India might get military support from the West, but will it be in that sense कि actual army आएगी लड़ने? No. Rest assured on that. अच्छा, times are so different that world war is not just about military action, it is also about disinformation warfare. है ना? वो भी चल ही रहा है ना बहुत भयंकर तरीके से. China has been spreading disinformation in all its neighboring countries in a big way, barring Russia probably.
अभी पीछे हमारे यहाँ पे जर्नलिस्ट नहीं पकड़े हैं, सपोज्ड जर्नलिस्ट. Who on earth are there to take money from a country and write its angle? Right. This is not just in India, mind you. Taiwan में there have been a lot of complaints about the Chinese paid agents in the media creating disinformation about the Taiwanese elections. कि अब तो ये लास्ट इलेक्शन है जी, इसके बाद तो चाइना ही बनेंगे हम. In Japan we've had such cases. In Korea we've seen cases like these. So it's not unique to India, mind you. Australia में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. And they've been trying to circle Australia also, like India. Chinese. Yes, through their military and through their naval capabilities. But Australia that way would have the backing of Australia has the Western backing, countries, but you have right? to realize geography ऐसी है ना उसके against. हाँ, उसमें वो थोड़ा weak point है. And Australian Navy is not necessarily some of the best in the world. Say unlike Indian capabilities which are good, but हमारे पास बेसिकली 1-2 साल का विंडो है जिसमें ये अटैक हो सकता है. उसके बाद चाइना विल नॉट डेयर टू डू इट बिकॉज वी वुड हैव रीच दैट कैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑल्सो. बट वी स्टिल रिमेन अंडर सिवियर थ्रेट, ये मैं मानता हूँ. एंड इसीलिए इंडिया हैज़ टू प्ले वेरी केयरफुली ऑन बोथ साइड्स बिकॉज सेंटिमेंट हमारे अगेंस्ट जाने में 2 सेकेंड नहीं लगेगा इफ यू टेक ईदर साइड राइट नाउ. दिस इज द सेम केस विद रशिया एंड यूक्रेन. In fact, at a level, see, China will have to defend its action internally as well because the Communist Party rather has to defend it with its people also. India stands in the whole Ukraine affair has actually been earning praise with the local Chinese sentiment. Okay. वो बोलते हैं ये आए ना, ये सही बात बोल रहे हैं. वेस्ट कौन होता है हमको ज्ञान देने वाला इन चीजों पे कि हम किसके साथ खड़े हैं. And that has been our media stand publicly. Arnab Goswami is one of the most popular figures in China, surprisingly, despite his severe anti-China stance only on the Ukraine issue. Because it is about putting nation first. And the Chinese are very clear, the nation first. They are nationalist. Even if they are ruled by communists, the country is a hardcore nationalist country. So they're very clear and they appreciate that stand. That is why probably the sentiment to attack India still doesn't exist. But वो आने में देर नहीं लगेगी. If India starts getting seen as a Western ally or a Western slave. अच्छा. See, India की strategy over the decades ये रही थी not let China and Russia ally. Right. कभी नहीं करने देने. And it worked to an extent till the whole stupidity about NATO membership and Ukraine started happening, say, about 15 years back. Apparently, the Indian civil servants kept saying, "Mat karo push, Russia will become a vassal to China." That sagacity existed. But Indian government was pushing Ukraine to be part of NATO. नहीं, the US was pushing ना. Then India supported that stance basically. India said, "नत करो, NATO में मत घुसने, NATO के चक्करों में मत पड़ो, don't expand NATO further." Okay. They were very clear about it. So that way we were supporting the not the necessarily Russians, supporting right? Russia. Our stance was more like कि तुम क्यों जबरदस्ती conflict create करना चाहते हो? Okay. And our enemy is China, frankly, in that sense. Not Russia. We are sadly dependent on Russia for our defense supplies. अभी भी काफी हद तक. Dependency बहुत है अभी. वो dependency भी जाने में कम से कम 2-3 साल और लगेंगे. Again, that's why the window exists for we remain vulnerable. Galwan के बाद, why did our defense minister specially fly down to China? 2020 में, in all that is going on in Corona, just to ensure that Russia will not stop our supplies in case a conflict escalates. आप ये देखिए कितना vulnerability है. Defense minister flew down to China or Russia? And met Sergei Lavrov and Putin also. Okay. Just on this question. And Russia actually economically बहुत weak हो गया है. It's doing fundamentally it's strong, but अंदर से कुछ बचा नहीं है एक तरीके से अभी ऑफ लेट, sadly. It diversified very well एक टाइम पे, but it's all gone. All those gains are gone now because of sanctions. So चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी उनकी बढ़ेगी ही, कम तो होने नहीं वाली है किसी टाइम सोन, एनी टाइम सोन. So I think we are not necessarily in a very good time globally, geopolitically. India has to ensure that it is not getting drawn in other people's conflicts. I think that's the best way we can deal with a lot of this. And I think the government has We are done doing the right quite thing. good, right? Yeah, we are doing the right thing that way. But problem ये कि हमारे internally लेकिन pressure बनाने की unnecessary कोशिश हो रही है. Okay. People, there will be, अब जैसे लोग जो कहें तो कहें,
the key lesson of course we have to also derive is that at the end we have to look out for our own national interests. कोई हमारे साथ नहीं खड़ा होगा necessarily. See, अमेरिका भी सिर्फ बोल रहा है और उसने बोला हम पैसा देंगे इसराइल को, हम उसको एम्यूनिशंस उसका देंगे, बट बेसिकली दे विल बेसिकली क्लियर ऑल द डिमांड्स. जैसे यूक्रेन के केस में बेसिकली इट विल जस्ट बी अगेंस्ट मनी एट द एंड ऑफ द डे. कोई वो खैरात में नहीं बटने वाली वेपनरी. इट कम्स एट अ प्राइस. एवरीथिंग कम्स एट अ प्राइस. हमको ये बात सोच के रखनी पड़ेगी. द गवर्नमेंट थैंकफुली इज वेरी कॉन्शियस आई थिंक, लेकिन द जनरल पब्लिक इज नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग. ये मुझे लगता है. आई मीन आवर डिस्कशंस टेंड टू बी वेरी hyperbole driven and very jingoistic. एक बड़ा अच्छा मीम था, and I sadly think that meme is true, कि वो this from the Simpsons की वो गोली मार रहे होमर को, एंड अप्पू दैट इंडियन कैरेक्टर इज जंपिंग, और उसमें उन्होंने होमर को इजराइल का स्टार लगा के, स्टार ऑफ डेविड लगा के, अप्पू को इंडिया बना के, उसको हमास बना के दिखाया जो शूटर को. Basically, sadly, that is the stupidity that is also happening to an extent in India. See, it's not that we hate Jews. People in India love Jews, and that's fine. In fact, we see so many Jewish tourists coming every year to India and they see India as a land of solace, peace for themselves. क्योंकि वो मैंडेटरी कंसप्शन से इतना परेशान हो चुके हैं कि इंडिया में वो रहना इसीलिए चाहते हैं सिर्फ कि वे शांति है यहाँ पे, एंड देयर इज नोबडी, एंड दिस इज अ लैंड ऑफ हैप्पी पीपल फॉर देम. तो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट फैक्ट दैट दे सी दिस, बट उनके प्रॉब्लम्स को उनको टैकल करने दो ना. आप ज्ञान क्यों बांट रहे हो, वो वाली बात है. लेट देम टैकल इट देमसेल्व्स. दे हैव शोन दैट रेजिलियंस एंड कैपेबिलिटी टू डू इट देमसेल्व्स. दे विल फिगर आउट अ वे. इनफैक्ट अब शायद कहीं ना कहीं एक सिल्वर लाइनिंग इस पूरे रीजन के लिए कि ये प्रॉब्लम शायद फॉर वंस एंड ऑल सेटल भी हो जाए. टू स्टेट सोल्यूशन तो है ही है, लेकिन वो कंक्लूसिवली सेटल हो जाए. टू स्टेट सोल्यूशन शायद वही हो जाए इस बहाने. You never know what's in the future. But let them tackle it themselves. Okay. Do you see any Arab country jumping in the fray? हम क्यों गधे बने फिर? Watch out for our own national interest. That's about it. Perfect. On that note, I think we are done for the day. Anything else you would like to add, sir? नहीं, we are doing good, I guess. And definitely, I mean, great going, Mayank. You're doing very well. I really like what you're doing. So, all the best for whatever you're doing. And I think it's good that you picked up this topic, because क्या हो रहा है that our discussions, except for one or two people, are not, one, democratic enough. Second, we are talking a lot in absence of clear information and lack of historical context. हमारे लोगों को तो historical context नहीं पता इस dispute का बहुत clearly. And we tend to unfortunately become too one-sided also on this question. हमारा national interest उसमें कहाँ है? So kudos to you for that. Thank you so much. We just need to know the right questions to ask, and then rest is up to the experts like Rohit Bhai, who does all the work. My Thank you so much. Pleasure. Thank you. Thank you. Jai Mata Di.